हाय हाय हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आई होप मजे में होंगे, है ना। एंजॉय कर रहे हो छुट्टियां अपनी। मतलब कुछ आई थिंक किस गए होंगे ना, खुल गए होंगे कि नहीं भी खुले शायद से। तो कैसे हो तुम सब, कैसे हो, मजा कर रहे हो, घर पे सब कोई ठीक ठाक है, सब कोई अच्छे होंगे। आई अज्यूम सब अच्छे होगा, मैं अच्छा ही अज्यूम कर रही हूँ कि सब अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ, है ना। तो अच्छे हो तुम सब मजे में हो, कैसे हो, ज़्यादा टेंशन तो नहीं ले रहे हो, एटलीस्ट साइकोलॉजी की तो टेंशन नहीं, मत लेना। टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छे से। एंड आई होप अभी यार तुम्हारी अच्छे से एंजॉय करो, ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, खूब एंजॉय करो, ठीक है। तो और अगर तुम मुझसे पूछो, क्योंकि तुम जानते हो ये रिकॉर्डेड है, मैं तुमसे ऐसे लाइव चैट नहीं कर सकती हूँ, सो आई अज्यूम कि तुम सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत अच्छे रहे होगे। अपनी छुट्टियां हैं तो अभी नेटफ्लिक्स वगैरह ओटीटी देख रहे होंगे। बट अगर तुम बात करो तो हाँ, मैं भी अपनी चल रही है मेरी, मैं भी थोड़ी बहुत मूवीज वगैरह देख रही हूँ एंड आई एम प्लानिंग फॉर अ वेकेशन। बाकी गाइस देख ही रही हूँ, पता नहीं शायद जब तुम्हारा वेकेशन खत्म होगा तो मेरा वेकेशन शायद शुरू, ऐसा भी कुछ होगा, बट लेट्स सी, ठीक है। तो नेवर माइंड, बाकी अगर अपन लोग अब पढ़ाई पढ़ाएं तो बताओ कि मैंने तुम्हें जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उतना रिवाइज किया, तुम्हें थ्योरीज वगैरह इंटेलिजेंस समझ में आई, तुम्हें डाउट है उसमें कि थ्योरी मैंने बहुत ऐसा नहीं है, मैंने ये बोली मैंने बहुत अच्छे से मतलब मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, तुम्हें बहुत मैंने बहुत मजेदार तरीके से किया, ठीक है। अगर तुम चाहते हो एक क्विक रिकैप हम कर लेते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस का। तो अगर तुम देखोगे हमारा थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस दो तरीके में डिवाइडेड है, दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड है। अगर तुम देखोगे तो एक ब्रॉड कैटेगरी हमारी साइकोमेट्रिक अप्रोच है और एक है हमारा इन्फो, राइट। साइकोमेट्रिक अप्रोच में हमने क्या बोला था, जो हमारा इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस क्या है, हमारे अंदर जितनी भी एबिलिटी सबका एक एग्रीगेट है, ठीक है। वो एक एक अलोन एक अकेला एंटिटी के अंदर बहुत सारे डायमेंशंस, ठीक है, उसकी बहुत सारे अपने डायमेंशन के बहुत सारी एबिलिटीज को मिला के एक तरह का इंटेलिजेंस। देखिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या बोलता है कि ऐसा कोई जरूरी हर इन, कैसे इंसान अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और कौन सा वो मेंटल प्रोसेस यूज कर रहा है, कौन से प्रोसेसेस को वो इस्तेमाल कर रहा है, वो यहाँ पे ज्यादा जरूरी। मोर देन स्ट्रक्चर इट इज मोर इम्पोर्टेंट ये देखना हम कौन से कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्पोर्टेंटली इम्फसाइज कर रहे हैं अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो अगर तुम अगर साइकोमेट्रिक अप्रोच पे आओगे तो सबसे पहले शुरुआत हमने अल्फ्रेड बिने से, बिने अंकल की हमने थ्योरी पढ़ी थी, जिन्होंने कहा था कि हमारा जो थ्योरी है वो यूनिक फैक्टर फैक्टर थ्योरी, यूनी मतलब तुम, मैं, हम सब एक ही हैं, तुम भी सिंगल मैं भी सिंगल, मैंने कहा था ना। यूनिक फैक्टर थ्योरी मतलब सिंगल फैक्टर थ्योरी या एक ही फैक्टर थ्योरी। इनका कहने का मतलब ये था कि इंटेलिजेंस के अंदर एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी है, किसी भी एनवायरनमेंट किसी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी है, इसलिए इसका नाम यूनिक फैक्टर आया था। इनके बाद चार्ल्स पियरमैन आ गए थे 1927 में, जिन्होंने टू फैक्टर थ्योरी, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस के दो कंपोनेंट है, एक है जी फैक्टर, एक है एस फैक्टर। जी फैक्टर सर्वश्रेष्ठ है, हर तरीके की प्रॉब्लम, हर तरीके की एबिलिटी को डोमिनेट करता है। जी फैक्टर हर एक मेंटल प्रोसेस आएगा, सारे मेंटल ऑपरेशन तो हर तरीके के परफॉर्मेंस के लिए कॉमन है। के अलावा स्पेसिफिक फैक्टर, तो स्पेसिफिक फैक्टर जो डोमेन स्पेसिफिक के लिए अलग एस फैक्टर होगा, एथलीट के लिए अलग एस फैक्टर होगा, सबके लिए अलग अलग एस फैक्टर। चार्ल्स पियरमैन से इंस्पायर्ड होके ऑथर जो लुइस थर्स्टन थे, उन्होंने अपनी
ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जिनके हिसाब से हर जो इंटेलिजेंट इंसान है उसके 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है और वो सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। 7 एबिलिटीज क्या थी? verbal comprehension, numerical ability, spatial relation, perceptual speed, word fluency, memory and inductive reasoning। है। इनके बाद हमारे आर्थर जेम्स आ गए थे। इन्होंने कहा था कि इन्होंने जो मॉडल दिया था इंटेलिजेंस का वो हायरार्किकल मॉडल दिया था। के अंदर 2 लेवल्स आते हैं, एक है लेवल 1, एक है लेवल 2। लेवल 1 में जहाँ पर जितना तुम इन्वेस्ट करोगे उतना ही तुम्हें वापस मिलेगा, लेकिन लेवल 2 का मतलब ये था तुम जितना इन्वेस्ट करोगे उससे ज्यादा रिटर्न के साथ तुम्हें वो चीज है। जेपी गिलफर्ड की जो थ्योरी थी उनका था स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, जिसके अंदर 3 डायमेंशन थे, कंटेंट, ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट। कंटेंट मतलब कौन सा इंफॉर्मेशन तुम कर रहे हो, कौन क्या है उस इंफॉर्मेशन का नेचर, विजुअल है, सिंबॉलिक है, ऑडिटरी है, सिमेंटिक है, कौन सा है। ठीक है, तो कंटेंट 5 तरीके का था। के ऊपर तुम कौन सा ऑपरेशन लगा, तो ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब कौन सा प्रोसेस करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए क्या यूज कर रहे हो। मेमोरी एनकोडिंग कर रहे हो, मेमोरी रिकॉर्डिंग है, मेमोरी रिटेंशन है, कॉग्निशन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इवैल्यूएशन है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, क्या है। तो 6 ऑपरेशन, 5 कंटेंट। अब प्रोसेस तुमने कर लिया, तुमने इंफॉर्मेशन करी, तुमने उसको प्रोसेस भी किया, लेकिन अब उसका प्रोडक्ट क्या। प्रोडक्ट भी 6 था, तो 6 क्लासिफ है, कैटेगरी में डिवाइडेड था। यूनिट, क्लासेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिस्टम, रिलेशन। है, तो टोटल 180 सेल थे। एक सेल में एक फैक्टर भी हो सकता है, किसी सेल में बहुत एक से ज्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन हर फैक्टर में 3 डायमेंशन पे ही है। इतना था साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्रिक के बाद अपना अपन लोग आ जाते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे, जहाँ पे हमने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी थी जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी। इन्होंने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन, सब पूरे 9 के 9 थ्योरी। बुक में 8 दी हुई है लेकिन 9 इंटेलिजेंस है इन टोटल। तो और ये सारे इंटेलिजेंस एक दूसरे के इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट। का मतलब अगर एक इंसान में एक इंटेलिजेंस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर बाकी के इंटेलिजेंस ज्यादा या कम होंगे, ऐसा कुछ जरूर है। ऑल्सो सारे इंटेलिजेंस एक है, तो सारे अलग अलग कंपोनेंट, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो सारे साथ में मिलकर आते हैं। 9 इंटेलिजेंस क्या थे? लिंग्विस्टिक, जिनकी वर्ड वगैरह पे कमांड अच्छी होती है। लॉजिकल मैथमेटिकल, जिनका मैथमेटिकल स्किल वगैरह अच्छा होता है। लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, रीजनिंग स्किल में, मैथमेटिक्स में को सॉल्व करने में, इन सब में महारत होती है। स्पेशियल मतलब विजुअली बता सकते हैं कि ये कहाँ है, ये चीज यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। म्यूजिकल, म्यूजिकल लाइक म्यूजिकल रिदम को जो कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे उसको तोड़ मरोड़ के कुछ नया बनाना है। बॉडी काइनेस्थेटिक, कैसे अपनी बॉडी पार्ट्स को क्रिएटिवली करके अच्छे से कुछ डिस्प्ले के लिए करना है, जैसे एथलीट या जिमनास्ट। इंटरपर्सनल, जो लोग एक दूसरे को समझ के अंदर उनमें सेंस होता है। इंट्रापर्सनल, जब तुम अपने बारे में समझ सकते हो, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में जब तुम्हें पता होता है, वो इंटेलिजेंस। एक होता है नेचुरलिस्टिक, नेचर के बारे में जानने के लिए, का जो फीचर है उसको जानने के लिए। और फिर आ जाता है एग्जिस्टेंशियल, वो 9th है जो यहाँ पे नहीं है, बट तुम्हारे एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें पढ़ना। एग्जिस्टेंशियल मतलब जब तुम्हें पता होता है कि हु एम आई, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं क्यों जिंदा हूँ, ये वो फलाना। एग्जिस्टेंशियल है। एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। दूसरी इंटेलिजेंस है, दूसरी थ्योरी है, वो है ट्रैकिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में। इनके हिसाब से इंटेलिजेंट इंसान वही है जो सिर्फ अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं करता है, बट अपने एनवायरनमेंट को अपने अनुसार मॉडिफाई भी करता है और अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल के लिए चूज भी करता है।
तो इनके लिए 3 टाइप की इंटेलिजेंस थी, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्चुअल। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस मतलब कॉम्पोनेंट एनालिटिकल, की कोई भी चीज आई तो तुम वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, तुम उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करके करते हो। पहले तुम उसको नॉलेज के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला होता है नॉलेज एक्विजिशन, जहाँ पे तुम कोई भी चीज सीखते हो, सीव करते हो। उसके बाद मेटा, उसके ऊपर तुम प्लानिंग करते हो। और तीसरा परफॉर्मेंस, जब तुमने जो प्लान किया है तुम उसको एग्जीक्यूट। अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंशियल, एक्सपीरियंशियल को हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस बोलते हैं, जो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे तुम आज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। अगर तुमने पहले भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करी थी तो आज भी उसको क्रिएटिवली उसमें कुछ मिर्च मसाला लगा के नए तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के लोग जो जिनके अंदर ये एक्सपीरियंशियल होता है, वो लोग नए नए तरीके की डिस्कवरी, इन्वेंशन। कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस को हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो जीवन में सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइप के लोगों को पता होता है कि इनको अपने एनवायरमेंटल डिमांड के साथ कैसे डील करना है डेली बेसिस पे। तो स्ट्रीट स्मार्टनेस या बिजनेस सेंस वाले भी लोग होते हैं, लोग अपने एनवायरमेंट में अडेप्ट कर लेते हैं, अपने एनवायरमेंट को अपने अनुसार चेंज भी कर लेते हैं, मॉडिफाई भी कर लेते हैं, सब कुछ अपने अनुसार। ठीक है, तो ये हुआ, इसीलिए ये ज्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं और ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन अप्रोच का एक मॉडल। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस सक्सेसिव पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ये तो हम शॉर्ट में पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, बट फुल फॉर्म इसका ये है। ये जो को इस मॉडल को किसने डेवलप किया था, दास, नागिल और किर्बी ने 1994 में। तो ये जो तीनों जो तुम देख रहे हो, प्लानिंग, अराउजल और साइमल्टेनियस सक्सेसिव, ये सब 3 अलग यूनिट्स है। ठीक है, ये अलग यूनिट्स हैं और ये तीनों का अलग अलग काम है, अपना अलग अलग काम है। लेकिन क्या ये लोग तीनों अलग काम करते हैं, नहीं, तीनों साथ में इंटरडिपेंडेंट, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारा होता है अराउजल या अटेंशन। अनटिल एंड अनलेस हमें नहीं पता, हम लोग अराउज, हम लोग मोटिवेटेड नहीं काम करने, हम किसी चीज के ऊपर अटेंशन नहीं देंगे। अगर हम अटेंशन नहीं देंगे तो हम साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग उस इंफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। है, तो स्टेट ऑफ अराउजल किसी के लिए बहुत बेसिक है। इसी के बेसिस पे हम एज ए इंडिविजुअल किसी भी प्रोसेस इंफॉर्मेशन को अटेंड करते हैं। एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल होने की जरूरत है, अगर कम होगा या ज्यादा होगा तो काम नहीं। ठीक है, एक बार हमें अटेंशन, हमने किसी चीज पर अटेंशन दिया, अब हम या तो उस इंफॉर्मेशन को साइमल्टेनियसली प्रोसेस करेंगे या सक्सेसिवली प्रोसेस करेंगे, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर कोई इंटेलिजेंस टेस्ट है, अगर ऐसे रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टाइप का टेस्ट है, तो साइमल्टेनियस करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें दो चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। हमारी मम्मी अपने मायके और ससुराल को साथ लेके चलती है, जहाँ पे भी हमें अपने रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस क्या होता है, हमें एक फिगर होता है, उसका एक पार्ट मिसिंग होता है और उसके नीचे 6 ऑप्शन, तो उन 6 ऑप्शन को देखना होता है कि कौन सा उस फिगर में फिट करेगा। तो यहाँ पर हमें फिगर, मेन फिगर का ऑप्शन, हर ऑप्शन के साथ रिलेशन देके मीन निकालना होता है। तो दो तीन चीज साथ चल रही है। या सक्सेसिव, जहाँ पर एक चीज खत्म होने के बाद हम दूसरी को करते हैं। जैसे एक काम हमने, जैसे अल्फाबेट है तो ए के बाद बी ही आता है, हमने ए बोला, ए के बाद बी ही आएगा, ए के बाद तो कोई डी या सी नहीं बोले, है ना। तो ये हुआ सक्सेसिव। और जैसे ही एक बार तुमने इंफॉर्मेशन को अंदर ले लिया, अटेंड कर लिया, प्रोसेस कर लिया, फिर हम उसको प्लान करते हैं, कैसे हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमने उसको एक्शन उसके ऊपर लेना है, कैसे हमने उसको इवैल्यूएट करना है, हर चीज। और अगर प्लानिंग काम नहीं करती है, हम फिर से उसको अपने हिसाब से प्लानिंग के मतलब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई करते हैं। ये चीज के बेसिस पे, पास मॉडल के बेसिस पे एक कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम भी डेवलप हुआ था। दास और नाइगेलरी ने ही किया था। ये एक जो टेस्ट है, ये 5 से 18 साल के बच्चों के लिए है। इस हम ये जान सकते हैं, ये वर्बल और नॉन वर्बल अभी आज हम पढ़ेंगे,
इस टेस्ट से हम ये जान सकते हैं कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी या डिफिकल्टी हो सकती, कौन सी जो बच्चों को लर्निंग प्रॉब्लम है उसमें उनको क्या कॉग्निटिव डेफिसिट है, वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस के लिए हम इस चीज को यूज करते हैं। क्विक रिकैप हो गया, और ये भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का एक अनदर हिस्सा है, एक और थ्योरी। ये तो तीन आती है। तो इसी के साथ हम लोगों ने थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, और मैंने ये भी कहा था थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ये एक थ्योरी पे पक्का 6 मार्कर क्वेश्चन आता ही आता है, और वो जनरली या तो पास मॉडल होता है, या तो स्टर्नबर्ग की थ्योरी होती है, या तो गार्डनर की। इनमें से किसी पे भी 6 या 4 मार्कर का क्वेश्चन है। अब बिना किसी विलंब के, आई होप तुम्हें ये जल्दी से रिकैप हो गया होगा और तुमने रिवाइज किया होगा। अगर रिवाइज नहीं किया है तो रिवाइज कर लेना। और अब बिना किसी विलंब के अपन लोग आज शुरुआत करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। हमने जब ये चैप्टर, अगर याद होगा, चैप्टर की बात करी तो हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ के शुरुआत करी। होता क्या क्या था? इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब मेरा आई का कलर ब्राउन है तो शायद तुम्हारा ब्लू होगा। हम इंडिविजुअल एक दूसरे से कितने अलग हैं हर चीज, फिजिकल डोमेन में भी और साइकोलॉजिकल डोमेन। मेरा इंटेलिजेंस एवरेज है, तुम्हारा मेरे से ज्यादा होगा, या मेरी कोई दोस्त है उसका मेरे से कम होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हर चीज के बारे में हमने इंडिविजुअल डिफरेंस बात करी थी हर एक डोमेन पे। अब यहाँ पर हम इंटेलिजेंस को भी लेके बात करें कि इंटेलिजेंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे होते हैं। तो why are some people more intelligent than others? Is it due to heredity or due to the environmental factor? इस बारे में एक डिबेट का क्वेश्चन है कि एनवायरमेंट, हम एक दूसरे से, मैं तुमसे इंटेलिजेंट ज्यादा क्यों हूँ, या तुम मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों, क्या ये हेरिडिटरी है या ये एनवायरमेंटल? अब इस क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन अपने आप में बन के आता है कि इंटेलिजेंस इज द इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर के ऊपर एक क्वेश्चन अपने आप में एक आता है, 4 मार्कर का आ जाता है कि एक्सप्लेन करो कि इंटेलिजेंस इज अ रिजल्ट ऑफ हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल। अब तुम्हें नेचर और नर्चर का मतलब समझ, नेचर का मतलब होता है हेरिडिटरी, नर्चर का मतलब होता है एनवायरमेंट। क्या? नेचर का मतलब क्या होता है? हेरिडिटरी, और नर्चर का मतलब होता है एनवायरमेंट। ठीक है जी। अब इस चीज को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये चीज समझो। ओवरऑल अगर मैं तुम्हें इसका जिस्ट बता दूं, इंटेलिजेंस, नेचर और नर्चर मतलब हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों का इंटरैक्शन से इन्फ्लुएंस होता है। इंटेलिजेंस ना सिर्फ नेचर से इन्फ्लुएंस्ड है, ना सिर्फ, रादर दोनों से। लेकिन पहले तुम्हें हर का एक अपना टेक समझना पड़ेगा कि हेरिडिटरी भी कैसे इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंटल भी है। तो जो एविडेंस है हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस का इंटेलिजेंस पे, अब यार, उफ, हाँ, तो जो इंटेलिजेंस का जो इन्फ्लुएंस है हेरिडिटरी की वजह से, वो हम दो चीजों, एक होता है ट्विन स्टडी और एक होता है एडॉप्टेड स्टडी, एडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो ट्विन चिल्ड्रन एंड एडॉप्टेड हमने देखे हैं गीता टाइप्स। सात एक ट्विंस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है फ्रेटर्नल ट्विंस और एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और एक होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस जैसे दिखते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप 100% सिमिलर होता है, और फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं वो उनका जेनेटिक मेकअप 50% जैसा होता है ना भाई? अब ये बात समझो, तो आइडेंटिकल ट्विंस तो एक जैसे सीता गीता जैसे जो दिखते हैं, वो लोग सीता गीता जैसे दिखते, अगर उनको हम साथ में
साथ में वो लोग पलते हैं, बढ़ते हैं, साथ में उनकी परवरिश होती है, वो एक ही घर में उनकी परवरिश हो, तो उनका इंटेलिजेंस 0.90, ये कोरिलेशन वैल्यू। तो जितना 1 के पास कोरिलेशन आएगा वो उतना स्ट्रांग होता है, कि 1 के पास काफी है ना। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस गीता टाइप बच्चे हैं, जो जो एक ही घर में पैदा होते हैं, जो एक ही घर में उसी में उनकी परवरिश होती है, साथ में पलते हैं, साथ में बड़े होते हैं, उनका इंटेलिजेंस 0.90, काफी इंटेलिजेंट। लेकिन यही ट्विंस, यही आइडेंटिकल ट्विंस अगर पैदा होते ही, जैसे जुड़वा, अगर तुमने जुड़वा 1 अगर जुड़वा 2 पैदा होते ही वो दोनों बिछड़ जाते हैं, तो बट होते आइडेंटिकल ही है ना। तो अगर ये इंटेलिजेंस, अगर सॉरी ये ट्विंस अगर अपने चाइल्डहुड में ही अलग हो जाते हैं, फिर भी इनकी इंटेलिजेंस और हर चीज काफी ज्यादा सिमिलैरिटी। कहने का मतलब अगर कोई भी आइडेंटिकल ट्विन एनवायरनमेंट में पले बढ़े, साथ में नहीं, दूसरे एनवायरनमेंट, तो उनका कोरिलेशन 0.72, ज्यादा खराब तो नहीं है। ये अलग अलग एनवायरनमेंट में हुए हैं, साथ में पले बढ़े नहीं है, लेकिन ट्विन्स हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स। ये याद रखना, दो कंडीशन समझ में आई। आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में तुम्हें, पहला ट्विन जो साथ में एक ही घर में पल्ले बढ़े, और दूसरा ट्विन जो अलग अलग हो जाते हैं। जो साथ में पलते हैं उनका 0.90, जो अलग अलग हो जाते हैं वो 0.72। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स। जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं, जो वो लोग साथ में उनको पालते हैं, पोसते हैं, उसका जो होता है ये 0.60 होता है। ठीक है, लेकिन इन्हीं फ्रेटर्नल ट्विन्स को अगर हम अलग अलग पाले पोसे, इनका कोरिलेशन 0.30 से लेके 0.40 के बीच, मतलब 0.35 या 37 से होता है। ये भी मैंने तुम्हारे एनसीईआरटी में डाला है कि क्वेश्चन था, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैंने ढूंढ के निकाला है। ठीक है, तो फ्रेटर्नल ट्विन जब साथ में पालते हैं उनको 0.60 का कोरिलेशन है, लेकिन जब अलग अलग पालते हैं तो उनका कोरिलेशन 0.35 या 36 है। लेकिन अब जो अलग अलग सिबलिंग्स है, जैसे अपन लोग की जो सिबलिंग, मतलब मैं हूँ, फिर 2-4 साल के बाद मेरा भाई आया, तो हमारा जो ब्रदर एंड सिस्टर, अगर इनको हम साथ में, तो इनकी परवरिश होती, इनका को इंटेलिजेंस 0.50। लेकिन अगर हम ही लोगों को अलग अलग घर में पैदा, अगर हम लोग हुए हैं और हम लोग अलग अलग घर में हमारी परवरिश हो रही है, तो हमारा जो ये है इंटेलिजेंस का कोरिलेशन वो 0.3। ये समझ रहे हो, जब हम एक ही घर में हमारी परवरिश हो रही है तो उसका कोरिलेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जब हमें जब हम बिछड़ जाते हैं, जब हमें अलग कर दिया जाता है और हमें अलग अलग घर में हमारी परवरिश, मैं अपने घर में हुई हूँ, मेरा भाई किसी और के घर में तब वो इस टाइप से। ये एक एविडेंस समझ में आया, तो ये हुआ ट्विन स्टडी। अब समझ में हम समझेंगे एडॉप्टेड स्टडी। एडॉप्टेड मतलब, जैसे तुम देखते हो फिल्म्स में देखते हो, बच्चा पैदा हुआ उसको कोई और गोद ले ले, तो बच्चा जो पैदा हुआ, तो उस बच्चे का जो इंटेलिजेंस है, अभी तो फॉर द टाइमिंग बायोलॉजिकल पेरेंट्स के जैसा ही होना चाहिए, है ना। तो अनदर लाइन ऑफ एविडेंस जो है वो आता है एडॉप्टेड चिल्ड्रन। यहाँ पर ये देखते हैं कि बच्चे का इंटेलिजेंस अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के जैसा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एडॉप्टिव। हेरिडिटरी में अगर देख, मूवी में अगर तुम देखोगे तो बच्चे, जब बच्चा पैदा होता है और उसको कोई और गोद ले लेता है, तो वो बच्चे का इंटेलिजेंस उसके असली माँ बाप के जैसा ही होगा। जितना उसके माँ बाप का इंटेलिजेंस होगा उतना ही उस बच्चे का भी इंटेलिजेंस। अगर हम हेरिडिटरी पर्सपेक्टिव से बात करें, लेकिन अगर अब यही हम एनवायरमेंटल फैक्टर की तरफ से बात करें, तो एनवायरमेंट की तरफ से हम ये देखेंगे कि एडॉप्टिव पेरेंट के जैसा बच्चे का इंटेलिजेंस हो जाएगा अगर बच्चा एडॉप्टिव पेरेंट के साथ काफी समय तक रहे। बायोलॉजिकल पेरेंट के जैसा उसका इंटेलिजेंस
रहेगा। क्यों? हेरिडिटरी समझ में आया, ट्विन और एडॉप्टेड का समझ में आया। अब तुम एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट, अगर हम रोल ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें तो ये दिखाया गया है बच्चे जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका इंटेलिजेंस अपने एडॉप्टिव पेरेंट के जैसे बताया था ना, वैसा ही होते जाता है। क्यों? कैसा समझ लो, जो बच्चे बहुत गरीब घर वगैरह से हैं, और उनको अगर कोई अमीर खानदान अडॉप्ट कर ले तो उनका इंटेलिजेंस काफी हाई होता है, क्योंकि वो अमीर लोग अपने रहन सहन के हिसाब से उस बच्चे को उस बच्चे की परवरिश करें, तो बच्चे की इंटेलिजेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जरूर बढ़ेगी। अकॉर्डिंगली की वजह से ये कहा जाता है कि जब एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज की कमी होती है, जब एनवायरनमेंट ही वैसा होता है जहाँ पे ज्यादा लोग कोई कुछ, तो उसके वजह से इंटेलिजेंस कम होता है। लेकिन रिच न्यूट्रिशन, अच्छी स्कूलिंग, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड, ये सब इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। लेकिन जब यही सारी चीजें नहीं मिलती है तो बच्चे इंटेलिजेंस कम होता है। तो इसकी कंसेंसस तो तुम्हें एनवायरनमेंट भी समझ में और हेरिडिटरी भी समझ में आया। अब कंसेंसस पे एक कंसेंसस, दोनों साइकोलॉजिस्ट, दो ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट एक मंथन, उन्होंने एक साथ में बैठ के वो एक चीज संगम पे आए। उन्होंने ये कहा कि इंटेलिजेंस जो है इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट। ऐसा नहीं है सिर्फ नेचर है या सिर्फ नर्चर है, दोनों है, दोनों की वजह से इंटेलिजेंस पे असर पड़ता है। Hereditary can be best viewed as something that set a range of potential, और मतलब कितना इंडिविजुअल सीख सकता है, लेकिन एनवायरनमेंट उसको और तराशती है। फॉर एग्जाम्पल एक कोयला है, कोयला है, कोयले से खराब, कोयला है, कोयले से ही हीरा बनता है। कोयला नेचुरल है, मतलब वो हेरिडिटरी का एक पोटेंशियल। तो जब हम उस कोयले को घिसते हैं, रगड़ते हैं, साफ करते हैं, वो धूप उसको बहुत कड़ी उसमें ना गर्मी में तापते हैं, कुछ भी करता है, वो हीरा बनता है। तो वो हीरा बनने की प्रोसेस को हम एनवायरमेंटल फैक्टर समझ सकते हैं। कोयला अपने आप में एक नेचर है, वो हेरिडिटरी है, उसका अपना वो पोटेंशियल है कि हाँ वो मतलब काम की चीज, लेकिन उसको नायाब चीज, एक वैल्यूएबल चीज कौन बनाता है? उसका एनवायरमेंटल फैक्टर, उसको घिस के, उसको रगड़ के, उसको ताप के, उसको कट करके, वो सब कर करके वो एक हीरा बनता है। बहुत परेशानियों में जाता है कोयला, तब जाके वो एक हीरा बनता है, वही चीज। तो हेरिडिटरी कैन बी बेस्ट यूज्ड एज समथिंग, एक बच्चा है, बच्चा जब पैदा हुआ है उसके अंदर अपनी हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी इंटेलिजेंस है, वो एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस के साथ पैदा हुआ है, लेकिन अब वो जिस एनवायरनमेंट में पला बढ़ेगा, उस एनवायरनमेंट की सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी की वजह से उसका इंटेलिजेंस और या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। Hereditary can be best viewed as something that set a range within an individual's development, जो एक्चुअली एनवायरनमेंट की सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी का इंटेलिजेंस एज अ इंटीग्रेशन ऑफ नेचर एंड नर्चर समझ में आया। सिंपल सा था, समझ में आया कि फोर मार्क का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, हर साल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पे। इंटेलिजेंस की हम असेसमेंट की बात करेंगे, मेजर चीजें हम समझ चुके हैं। इंटेलिजेंस का असेसमेंट कहाँ से शुरू? तो 1905 में ये अंकल और उनके एक दोस्त थे साइमन अंकल, इन्हें और साइमन अंकल 1905 में उन्होंने एक टेस्ट बनाया इंटेलिजेंस, एक बहुत अच्छा टेस्ट उन्होंने बनाया। अगर इसकी हल्की सी हिस्ट्री जानने की जानना चाहो मैं देखो, जानो या ना जानो तुम्हें चॉइस नहीं है, तुम्हारे पास करना पड़ेगा, ठीक है? तो एल्फर्ड, तो बिने अंकल और साइमन अंकल 1905 में उन्होंने क्या किया, उनको फ्रेंच गवर्नमेंट ने अप्रोच किया कि आप लोग ना हमारे बच्चों, हमारे स्कूल में जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते,
तो उनके कुछ ऐसा करो, उनका मुझे बताओ, हमें बताओ कि उन्हें क्या तकलीफ, क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म। तो बिने अंकल और साइमन अंकल ने क्या किया, एक टेस्ट बना 1905। ये पहला इंटेलिजेंस का टेस्ट, ठीक है। तो उस टेस्ट से उन्होंने मतलब वो टेस्ट किया बच्चों पे, और बच्चों पे एक्चुअली उसके रिजल्ट्स निकल के आए कि क्यों वो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं, ये क्या उनको परेशानी है, क्या वो सब है, तो पता चला। कहने का मतलब 1905 में सबसे पहला इंटेलिजेंस का टेस्ट आया था, ने डेवलप किया था बिने अंकल और साइमन अंकल। मैम बिने अंकल साइमन अंकल मत लिख के आना, मैम नंबर काट देंगे, फीलिंग सेट होगी तो तुम्हारी होगी, ठीक है, और फिर तुम मेरी आगे सीट सेट करो। 1905 में अल्फ्रेड बिने एंड थियोडर साइमन दोनों ने एक टेस्ट, इंटेलिजेंस का टेस्ट, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया। 1908 में एक कॉन्सेप्ट आया। कौन लाया कॉन्सेप्ट, बिने अंकल लाए। जब इन्होंने अपना अब एक बार इनका टेस्ट बन जाता है ना, जब कोई भी टेस्ट बन जाता है वो बार बार रिवाइज होते हैं, कोई कोई नई नई चीजें, मैंने बोला रिसर्च होते रहती है, कोई कोई नई नई चीजें। तो 1908 में जब इन लोगों ने अपने स्किल को फिर रिवाइज किया, तो इन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट क्या दिया, कॉन्सेप्ट मेंटल एज। मेंटल एज क्या होता है, मेंटल एज का मतलब एक एक इंसान की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एक एज के हिसाब से कितनी, मैं कहने का मतलब अगर एक 5 साल का बच्चा है, क्या 5 साल के बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट 5 साल के बच्चे कितना है, या 5 साल के बच्चे से कम है, या 5 साल के बच्चे से ज्यादा है। मेंटल 5 साल के बच्चा, एक 5 साल का बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल क्या 5 साल का बच्चा, एक नाम उसका ले लेते हैं, उसका नाम ले लेते हैं रिंकू, है। रिंकू एक बच्चा है, कोई 5 साल का है, 5 साल का है। और अब मुझे उसका देखना, उसका मेंटल एज क्या है, अगर मुझे समझना है उसका मेंटल एज क्या है। अगर रिंकू का मेंटल एज 5 साल का है, उसका मेंटल एज 5 साल का है, तो उसका 5 साल का जो एज, उसका जो क्रोनोलॉजिकल एज से भी बच्चे हैं उसके ही सेम एज रेंज के, उनका भी मेंटल एज वैसा होना चाहिए। Mental age is a measure of person's intellectual development related to the people of his or her age. अगर 5 साल का बच्चा, जैसे रिंकू जो 5 साल का बच्चा है, उसका सोचने समझने की क्षमता, उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसके जितने दोस्त हैं तो वो भी 5 साल के हैं, उसी के बराबर है, तो उसका मेंटल एज सेम होगा। मेंटल एज डिफाइन हम मेंटल एज निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल मेंटल एज ऑफ 5 5 ईयर 5 मेंटल एज है, means that a child's performance on an intelligence test equals the average performance of a group of 5 years। कहने का मतलब 5 साल के बच्चे का अगर मेंटल एज 5 साल है तो उसका इंटेलिजेंस भी एवरेज ही होगा। लेकिन अगर वो 5 साल का है और उसका मेंटल एज 8 इयर्स का है, तो उसका आईक्यू भी ज्यादा होगा। यहाँ पर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो हम लोग पैदा होने से जो अभी तक हमारा बायोलॉजिकल एज है वो चल रहा है, ठीक है। मान लो अब किसी का भी आईक्यू जो है, हम ये एमए और सीए के बेसिस पे निकालते हैं। किसी का मेंटल एज अगर उसके क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है तो वो बच्चा ब्राइट है। लेकिन अगर किसी बच्चे का मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम है तो वो बच्चा डल है। डल, वो बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, उसके अंदर कम इंटेलिजेंस। लेकिन अगर किसी बच्चे का क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज तो सेम है, उसका मेंटल एज अब उसके क्रोनोलॉजिकल एज के ही समान है, बिल्कुल बराबर है, तो उसका इंटेलिजेंस सेम होगा, इक्वल होगा, कोई उसमें चीज ऊपर नीचे, ठीक है। मेंटल एज ज्यादा, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा ब्राइट बच्चा है,
मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम, बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, और अगर मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज है तो वो बच्चा एवरेज एवरेज इंटेलिजेंस है। यहाँ लिखा हुआ है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन वाज डिफाइंड बाय बिने एंड साइमन एज 2 मेंटल एज years बिलो देन क्रोनोलॉजिकल। तुम्हें वो करनी। अब 1912 में, इतना तुम्हें मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज समझ में आया। अब 1912 में एक इंसान थे विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न जो थे ना, वो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईक्यू का ही कॉन्सेप्ट दे दिया, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का ही कॉन्सेप्ट। तो आईक्यू क्या होता है, आईक्यू रेफर्स टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100 इसलिए कि इससे डेसिमल पॉइंट हटा। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको ये पढ़ना पड़ेगा, याद करना। अगर इंटेलिजेंस क्वेश्चन पे कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये डायग्राम, ये फॉर्मूला लिखना है। द नंबर 100 as the multiply to avoid decimal। जब MA मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर होगी, IQ 100 होगा। जब मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा होगी तो IQ 100 से ज्यादा होगा। और जब मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम होगा तो IQ 100 से कम होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक 10 साल का बच्चा है, 10 साल के बच्चे की जो मेंटल एज है वो 12 साल, वो 12 है। उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 10 है और मेंटल एज 12 है। का आईक्यू क्या होगा, 120। मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है तो आईक्यू ज्यादा होगा। Whereas वही 10 साल का बच्चा है लेकिन उसका दोस्त है, लेकिन उसका मेंटल एज 7 है और मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम है, क्या होगा, उसका इंटेलिजेंस कम होगा। कितना होगा, 7। और एवरेज अगर मैं इन जनरल बोलूं, हम पॉपुलेशन का जो एक एवरेज आईक्यू होता है वो 100 ही होता है। रिस्पेक्ट, एक एवरेज आईक्यू है। चलो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। आईक्यू स्कोर्स को हम ना एक कर्व, जैसे तुम लोग स्कूल में मैथ्स पढ़ते हो, हाँ तुम लोग एक लाइन ग्राफ या बार ग्राफ या हिस्टोग्राम, ये सब पाई चार्ट ये सब पढ़ते होंगे ना। साइकोलॉजी में एक कर्व होता है, ग्राफ होता है, तो हम बोलते हैं ये नॉर्मल, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। ये ऐसा बेल शेप होता है, बेल शेप। तो अब अगर तुम ये कर्व देखोगे, हम साइकोलॉजी में कोई भी चीज को अगर हम डिफाइन करते हैं, हम इस कर्व में ही शो करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा एक पॉपुलेशन होता है उसको हमें शो करता है कि कौन कहाँ पे लाइक कर रहा है, कौन एवरेज में है, कौन अबव एवरेज है, कौन बिलो एवरेज है, कौन एक्सेप्शनल है, कौन इंटेलेक्चुअली को हमें शो। So IQ scores are distributed in the population such a way that scores, बहुत सारे लोगों के scores मिडिल रेंज में आते हैं। मिडिल रेंज मतलब एवरेज में आते हैं, और बहुत कम ही होते हैं जिनके स्कोर या तो बहुत ज्यादा होते हैं नहीं तो बहुत कम होते हैं। ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम आईक्यू स्कोर्स को दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो हम एक बेल शेप कर्व या नॉर्मल कर्व बोलते हैं जो सिमेट्रिकल होता है नीचे, और बीच में ये जो बीच जो वैल्यू अगर ये दोगे, ये इसकी मीन वैल्यू का एवरेज। और देख लो अगर सिमेट्रिकल, अगर तुम ये देखोगे, अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे काट दूं, ये साइड और ये साइड दोनों सेम है, सिमेट्री है ना, मिरर इमेज है, इक्वल है। इसलिए तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू स्कोर्स जो है तुम यहाँ पे देख सकते हो। अब अगर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ इस फिगर के दौरान, तो अगर तुम ये देखो, अब ये देखो, एवरेज तो मैंने बताया, एवरेज आईक्यू मतलब 100। अगर 100 से कम है 90,
70, तो ये इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है। जो भी कम आईक्यू होगा वो के एवरेज के लेफ्ट साइड में होगा, लेकिन एवरेज के जो मतलब हायर आईक्यू है वो एवरेज के राइट साइड में होगा, ठीक है। अब mean IQ score in a population is good. So people with IQ score in the range of 90 to 110, इनमें नॉर्मल इंटेलिजेंस, जो लोगों का भी IQ स्कोर 90 टू 110 होगा वो नॉर्मल इंटेलिजेंस है, ठीक है। बाकी किसी भी लोगों का स्कोर, किसी भी लोगों का IQ अगर 70 से कम है, 70 से अगर इस तरफ जा रहा है तो वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। IQ below 70 are classified as intellectually disabled, while people with more than 130 IQ को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, और जिसका 130 से ज्यादा है उनमें एक्सेप्शनल टैलेंट होता है और उसका IQ ज्यादा होता है, ठीक है। ये टेबल बढ़ गई है, इस टेबल को तुम्हें याद वैसे जरूरत नहीं। ना, अब एक बात समझो, में इतना समझ में आया कि कैसे इसको हमने डिफाइन किया। 100 मतलब एवरेज, 90 टू 110 के बीच में भी लोग लाई करेंगे, इस वो लोग का नॉर्मल आईक्यू, एवरेज आईक्यू। अगर 70 से कम है तो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, और अगर 130 से ज्यादा है तो इंटेलेक्चुअली टैलेंट, ठीक है। नाउ अब सारे पर्सन की क्या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी सेम है? इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल डिफरेंस दिख रहा है कि बहुत ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की बहुत कम है, किसी की बहुत ज्यादा है। तो हर इंसान की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी सेम नहीं है, कुछ लोग एक्सेप्शनली ब्राइट है, कुछ लो एवरेज ना। तो इंटेलिजेंस टेस्ट का काम क्या है? इंटेलिजेंस टेस्ट का काम यही है, ये देखना इन कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करना जो एक्सट्रीम्स पे हैं, यहाँ पे हैं या यहाँ पर है, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है। यहाँ के लोगों को आइडेंटिफाई करने का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इंटेलिजेंस, ठीक है। अगर तुम इस टेबल को देखो, अगर तुम इस टेबल को देखो, 130 ज्यादा और 70 से कम, तो 130 से ज्यादा है उनको इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बोलते हैं, उसका पॉपुलेशन 2.2 है, और 2 ही रख लो तुम। और बिलो 70 का इंटेलिजेंस, जिसको हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बोलते हैं, का इंटेलिजेंस सेम सेम वैल्यू है, सेम। मतलब यहाँ के लोग और यहाँ के लोग सेम है, मतलब बहुत रेयर है, लेकिन कॉमनली कौन पाए जाते हैं? ये लोग, ये कॉमनली पाए जाते हैं। जैसे मैं भी एवरेज हूँ, मेरा भी IQ एवरेज है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग, बहुत रेयर लोग होते हैं जिनका IQ या तो 70 से कम होता है या तो 130 से ज्यादा होता है। So about 2% of the population have IQ above 130 and same percentage have IQ below 70. तो जो लोगों का IQ above 130 होता है उसको हम इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बोलते हैं, और जिन लोगों का IQ below 70 होता है उसको हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बोलते हैं। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से काफी डिविएट करता है, नॉर्मल पॉपुलेशन से काफी डिविएट करता है, क्योंकि कॉग्निटिव सॉरी कॉग्निटिव सोचने समझने की क्षमता, इनकी इनकी मोटिवेशन कैरेक्टर्स, हर चीज अलग होती है, हर चीज अलग होती है, चाहे मैं इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड की बात करूं या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड की बात करूं, ठीक है। अब तुम्हें मैंने अभी तक में इतना पढ़ा दिया कि इंटेलिजेंस इज द इंटरप्ले ऑफ नेचर नर्चर, कैसे इंटेलिजेंस नेचर और नर्चर दोनों का कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन, मतलब इंटेलिजेंस पे दोनों का असर है, नेचर का भी नर्चर का भी। यहाँ तक समझ में आया था? फिर मैंने असेसमेंट बताया, 1905 में बिने अंकल और साइमन अंकल ने एक पहला इंटेलिजेंस का टेस्ट दिया था। 1908 में उन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया। फिर 1912 में विलियम स्टर्न ने, जो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने IQ का कॉन्सेप्ट दिया।
और आईक्यू का एक फॉर्मूला दिया, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। का मतलब क्या हुआ, अगर मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा है तो आईक्यू ज्यादा होगा, अगर मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम है आईक्यू कम होगा, और जब मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सेम है तो आईक्यू इक्वल होगा, आईक्यू एवरेज होगा, आईक्यू 100 होगा, है ना। पॉपुलेशन का एवरेज आईक्यू 100 होता है, और इसको एक्सप्रेस करने के लिए आईक्यू स्कोर को ग्राफिकली एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए उसका जो कर्व है वो नॉर्मल कर्व होता है, जो सिमेट्रिकल इन नेचर है। 90 टू 110 एक नॉर्मल इंटेलिजेंस की वैल्यू है, और सब और इसको एवरेज इंटेलिजेंस बोलते हैं। 90 टू 110 ये नॉर्मल इंटेलिजेंस, एवरेज इंटेलिजेंस, और सादा पॉपुलेशन इसी में लाई करती है, 50% लोग यही लाई करते हैं, ठीक है। आईक्यू बिलो 70 एंड आईक्यू अबव 130, दोनों का जो ये दोनों पॉपुलेशन जो है ये बहुत रेयर है, इन दोनों की पॉपुलेशन का वैल्यू क्या है 2.2, ज्यादा नहीं। बिलो 70 इनको हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बोलते हैं, और जो जिनका आईक्यू अबव 130 होता है उनको हम इंटेलेक्चुअली गिफ्ट है। अब वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस समझते हैं, मतलब अब हम इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंसी, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड क्या होते हैं और इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड क्या होते हैं, इनको समझें, ठीक है। इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट ऑन द वन हैंड आर द गिफ्टेड एंड क्रिएटिव पर्सन, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे अभी आगे चल। लेकिन ऑन द अदर हैंड भी कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सिंपल चीजें करने की बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। इन बच्चों में इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी या इंटेलेक्चुअली, इनको इंटेलेक्चुअल टर्म दिया गया है, इनको ये होता है। कहने का मतलब, जो तुमने अभी वो मूवी देखी थी आमिर खान की तारे जमीन पर, वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पे थी ना, वही मूवी। कोई कोई बच्चा अपना कोई कोई काम बहुत अच्छे से कर सकता है, और कोई कोई को सपोर्ट लगता है कुछ करने, लेकिन क्या वो लोग मतलब कुछ भी नहीं कर पाए? नहीं, वो लोग बास्केटबॉल अच्छे से खेले ना। तो दो चिल्ड्रन हु, ये लोग इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं, अब इनके लिए एक एसोसिएशन है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी, उन्होंने इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी का एक डेफिनेशन, इसके हिसाब से इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड वही है जिसका सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होता है, और वो लोग अडेप्टिव बिहेवियर कर पाते हैं, और इनका अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में होता है। इस डेफिनेशन के हिसाब से एक इंसान अगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है तो उसके अंदर ये एक ही कंपोनेंट्स होने की जरूरत है। सबसे पहला, वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड अगर कोई इंसान है तो उसका इंटेलिजेंस, उसका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग वो सब एवरेज होगा, मतलब एवरेज से कम होगा, उसका आईक्यू 70 से कम होगा, तभी वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहलाएगा, मतलब उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग या आईक्यू 70 से कम होनी चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया अडेप्टिव बिहेवियर, मतलब डेली बिहेवियर, बात करना, सोशल, प्रैक्टिकल, अपने घर का काम करना, ये सब उससे नहीं हो पा रहा है, ये है दूसरा क्राइटेरिया, तब वो इंसान इंटेलेक्चुअली। सेकंड, रिलेट टू डेफिसिट इन अडेप्टिव बिहेवियर, अडेप्टिव बिहेवियर मतलब पर्सन्स कैपेसिटी टू बी इंडिपेंडेंट एंड टू बी इफेक्टिवली डील विद वंस एनवायरनमेंट, अगर इंडिविजुअल नहीं कर पा रहा है तो भी वो इंटेलेक्चुअली। और तीसरा, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल पीरियड 18 ईयर से पहले पहले तक, अगर तब तक में ये इंसान में ये दोनों चीजें दिख रही है तो वो इंटेलेक्चुअल। डेफिसिट मस्ट बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, दैट इज इंटेलेक्चुअल। तीन कंपोनेंट होने, पहला सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, मतलब उसका आईक्यू 70 से कम होगा। दूसरा, उसका अडेप्टिव बिहेवियर डेफिसिट हो, अडेप्टिव बिहेवियर वो नहीं कर पाएगा, वो अपने एनवायरनमेंट से डील नहीं कर पाएगा, वो इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं कर। तीसरा, ये जो दोनों फीचर्स हैं, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर जो भी इंसान है इसको हमें कब ऑब्जर्व करना है, उसके डेवलपमेंटल पीरियड में, दैट इज 0 to 8 इयर्स, ठीक है। अब
इंडिविजुअल जिनको हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल कैटेगराइज करते हैं में भी वेरिएशंस, 4 क्लासेस हैं, 4 लेवल्स होते हैं इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। ठीक है, ऐसा भी होता है कि उनको हम स्किल्स सिखा सकते हैं, उनको स्पेशल अटेंशन दे सकते हैं, किसी को हम ट्रेन कर सकते हैं, हर केयर की जरूरत। तो जैसा कि तुम जानते हो अब डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, जैसा कि तुम जानते हो मीन आईक्यू जो होता है वो 100 होता है, लेकिन अगर इससे कम होता है तो कैसे कैसे होता है। तो माइल्ड, जिसको माइल्ड मेंटल इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है, का आईक्यू 55 से 70 है। फिर आते हैं मॉडरेट, जिनका 35 टू 40 से लेके 50 टू 70 के बीच में होता है। फिर आता है सीवियर, जिनका 20 टू 25 से लेके 35 टू 40 के बीच में होता है। और फिर आ जाता है प्रोफाउंड, जिनका आईक्यू 20 टू 20 कम होता है। तो 4 लेवल होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ठीक है, माइल्ड अगर डिसेबिलिटी की मैं बात करूं, इनका डेवलपमेंट नॉर्मल वालों के मुताबिक कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको किसी ज्यादा जरूरत है। ये लोग अपने दोस्तों से के साथ बात वगैरह कर सकते हैं, अपने आप इंडिपेंडेंटली रह भी सकते हैं, अपना जॉब भी कर सकते हैं और फैमिली को भी संभाल, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे जैसे डिसेबिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे इनकी चैलेंजेस भी बढ़ती है। जिनको मॉडरेट डिसेबिलिटी है, का मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, उनको लैंग्वेज में या चलने फिरने में प्रॉब्लम हो, उनको सेल्फ केयर स्किल में ट्रेन करना पड़ता है, उनको कम्युनिकेशन स्किल में ट्रेन करना पड़ता है, स्किल में ट्रेन, मतलब मॉडरेट वालों को बोलने में दिक्कत होती है, वो बोल नहीं पाते हैं, वो अपना सेल्फ केयर नहीं कर पाते, तो उनको वो सब की स्किल की ट्रेनिंग। फिर आ जाओ तो अगर कि तुम अगर इनको मॉडरेट सुपरविजन भी चाहिए कि सही से तो काम अपना कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं सीवियर की, सीवियर और प्रोफाउंड वालों को ये हाल है इनका कि इन लोगों को, हम लोगों को जिंदगी भर इन लोगों को सपोर्ट चाहिए, लोगों को हमेशा एक कांस्टेंट केयर चाहिए। तो अपना कुछ कोई भी काम अब अकेले नहीं कर सकते, केपेबल ही नहीं है, इन लोगों को जिंदगी भर एक कांस्टेंट। इस बारे में हम चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे, लेक्चर तुम्हारा इंटेलेक्ट और मेंटल डिसऑर्डर वाला चैप्टर है, वहां पे बहुत सारी डिटेल। ओवरऑल इतना समझो कि 4 तरीके के माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड वालों को कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो लोग अपना कोई भी काम आराम से कर सकते हैं, बस हाँ हल्का स्लो होते हैं, अपने दोस्त मुनीत के अलावा के कंपैरिजन में थोड़े स्लो होते हैं, बट बाकी अपना सारा काम कर सकते हैं। मॉडरेट वालों को थोड़ा सा लैंग्वेज, बहुत लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, तो वो बात वगैरह नहीं कर पाते, तो कम्युनिकेशन स्किल्स देना पड़ता है, और उनको थोड़ा सा सुपरविजन भी, वो अपना सारा काम ठीक ठाक कर रहे हैं। लेकिन सीवियर और प्रोफाउंड वालों को कांस्टेंट। ऑल्सो कोई भी, किसी को भी ऐसे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कोई भी टैग अपने, ये टर्म बहुत डेंजरस होता है, किसी की ऐसे हंसी मजाक में भी ये टर्म नहीं देना चाहिए, कि तुम्हें नहीं पता कि ये टर्म तुमने अभी क्रिटिकली पढ़ रहे हो, जब तुम इंसान से मिलोगे जो इसको एक्चुअली फेस कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, तुम्हें, तुम अपने आप पे तुम्हें गुस्सा आएगा कि तुम ऐसे कैसे कोई ऐसा भी वर्ड यूज कर सकते। तो पागल, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, मेंटली, पहले हम इसको मेंटली रिटार्डेड भी बोलते, बट अब मेंटली रिटार्डेड खत्म हो चुका है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, मेंटली रिटार्डेड है, कुछ कोई किसी को हंसी मजाक में भी नहीं आ रही है बात, ये मजाक का, ये मजाक की बात नहीं है, इस बात में मैं खुद, कोई किसी को किसी भी तरह, जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे मैं वहां पे भी बोल, वो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, हम बहुत इजीली बोल देते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, ये, बट तुम्हें नहीं पता जब एक इंसान को एक्चुअली डिप्रेशन होता है वो इंसान कैसे स्टेट, जब उस इंसान को, जब वो इंसान स्किज़ोफ्रेनिया से फेस कर रहा है, जब उसको वो हो रहा है तो वो कैसा एक्सपीरियंस नहीं पता। तो बिना जाने बिना समझे किसी भी टर्म मत कर, और स्पेशली मेंटल डिसऑर्डर्स वाले टर्म तो बिल्कुल भी टर्म यूज, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा
हम लोग एज अ प्रोफेशनल उसको बहुत ज्यादा अपना मतलब वो ले लेते हैं, तब मैं इसको सही नहीं समझती, एंड इट इज नॉट गुड टू। इतने तो तुम साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो इतना तो तुम्हारे अंदर वो हो गया होगा अब तक, तक कुछ भी एटलीस्ट मेंटल डिसऑर्डर वाली वर्ड्स यूज मत करो, ठीक है? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अगर आई होप तुम्हें इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी समझ में आ गई होगी। अगर अब हम इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड की बात करें, तो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड इंडिविजुअल कौन, जिनका आईक्यू 130 से ज्यादा होता है, ये लोग हायर परफॉर्मेंस, एक्सेप्शनल आउटस्टैंडिंग पोटेंशियलिटीज। जैसे अगर तुम डेकिसुगी, अगर तुमने डोरेमोन देखा है तो उसमें एक था ना कैरेक्टर डेकिसुगी। डेकिसुगी बोल सकते हो वो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड था, बिकॉज भाई वो पढ़ने में भी उतना ही होशियार, वो हर चीज में ही एक्सट्रीम, हर चीज में टैलेंटेड, कि हर चीज में वो गिफ्टेड था। मैं बोलूंगी गिफ्टेड था, टैलेंटेड नहीं था, गिफ्टेड था। मैं भी तुम्हें गिफ्टेड और टैलेंटेड के बीच का डिफरेंस, वो गिफ्टेड था, तो उसको तुम समझ सकते। Intellectually gifted individuals show higher performance because of their outstanding potentiality. एक स्टडी करी थी जर्मन में, लुइस टर्मन ने 1925 पे इन बच्चों पे, जो जितने भी एक्सेप्शनली ब्राइट्स बच्चे थे ना, 130 से अबव वाले जिनका भी आईक्यू था, उन बच्चों पे इन्होंने स्टडी करी, 1500 बच्चों पे, 1500 बच्चों पे इन्होंने किया था। और इन्होंने ये इनको ये एग्जामिन करना था कि इंटेलिजेंस, ज्यादा इंटेलिजेंस जिंदगी में सक्सेस से कितना रिलेटेड, और कितना लाइफ अचीवमेंट से रिलेटेड। अगर तुम्हारा ज्यादा इंटेलिजेंस, कितने सक्सेसफुल हो गए अपने करियर में, और कितने अच्छे से अपनी लाइफ में, उनकी ये, ठीक है? अब आ जाएगा टैलेंट और गिफ्टेड, लेकिन अलग अलग मतलब है। गिफ्टेड मतलब जो हर चीज में अच्छा है, जैसे देखिए वो हर चीज में अच्छा है। Giftedness is an exceptional general ability, shows superior performance in a wide variety of fields. देखिए सो कि हर चीज में ही अच्छा है, गिफ्टेड। लेकिन टैलेंट, टैलेंट इज अ नैरो टर्म। टैलेंट मतलब तुम किसी एक ही चीज में या दो चीज में अच्छे हो सकते। टैलेंट एक एक दो स्पेसिफिक फील्ड में तुम बहुत अच्छे हो, हर चीज में तुम अच्छे नहीं हो, ठीक है? तो ज्यादा टैलेंटेड होते हैं उनको हम प्रोडिजी, प्रोडिजी, हाईली टैलेंटेड होते हैं उनको हम प्रोडिजी। ये सजेस्ट किया गया है, साइकोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट किया है कि जो भी बच्चे गिफ्टेड होते हैं, टीचर की पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे ज्यादा गिफ्टेड होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी ज्यादा होती है, क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, और कमिटमेंट भी ज्यादा होती है, सारी चीजें ज्यादा होती है, एबिलिटी भी ज्यादा है, वो क्रिएटिव भी ज्यादा है, और वो हर चीज कर भी सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं आऊँ गिफ्टेड चिल्ड्रन के साइंस क्या है, गिफ्टेड जो होते हैं, अगर हम बचपन की बात करें, इन्फेंसी या चाइल्डहुड में बात करें, तो उनका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा होता है, उनका रिकॉग्निशन, उनको किसी को याद करने का, कोई भी चीज रिकॉग्नाइज करने की जो उनकी बहुत अच्छी होती है, कोई भी चीज नया प्रेफर करते हैं। अपने एनवायरनमेंट में अगर कुछ भी हल्का सा भी चेंज होगा तो उसके लिए वो काफी सेंसिटिव, तो उनको पता चल जाता है कि उनके एनवायरनमेंट में कुछ हुआ है, तो मतलब स्मार्ट है वो। और उनमें अर्ली लैंग्वेज स्किल्स भी डेवलप, ये हुआ जब वो इन्फेंसी के फेज। अब चीज क्या होती है ना, जो भी बच्चा इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है उसको हम क्या करते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं कि वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होगा, जो सही नहीं है। एथलीट, जो ज्यादा साइकोमोटर एबिलिटी में सुपीरियर है, वो भी गिफ्टेड है। हर गिफ्टेड चिल्ड्रन का अपने स्ट्रेंथ होती है, अपनी पर्सनालिटी होती है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक गिफ्टेड यहाँ पे लिखी हुई। जैसे उनकी लॉजिकल थिंकिंग काफी एडवांस होती है, ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। उनकी प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होती है, मतलब कंप्यूटर जैसी होती है प्रोसेसिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन को जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं, कोई भी चीज को जल्दी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं या जनरलाइज कर, क्रिएटिव या ओरिजिनल थिंकिंग में ज्यादा इंडल्ज करते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन काफी होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन उनका ज्यादा होता है, मतलब अपने मन से वो कोई भी चीज ज्यादा करना पसंद करते हैं किसी और के कहने, और उनका सेल्फ एस्टीम भी ज्यादा होता है। उनकी जो इंडिपेंडेंट, वो काफी इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, और जितनी भी अकेडमिक चीज, जितनी भी अकेडमिक एक्टिविटीज है वो अकेले करना पसंद, तो ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है?
तो performance on intelligence test is not the only measure to identify the gifted. मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस टेस्ट पे बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया तो वो एक जरिया नहीं है, एक जरिया है मतलब, लेकिन सिर्फ एक वही इकलौता वो जरिया नहीं है इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड इंडिविजुअल को मेजर करने का। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, स्कूल के रिकॉर्ड, स्कूल में जो टीचर्स हैं, दोस्त हैं, स्टाफ है, एडमिन स्टाफ है, उन सबसे बात करना, टीचर का जजमेंट क्या है, स्कूल का अचीवमेंट रिकॉर्ड क्या है, पेरेंट का इंटरव्यू क्या है, दोस्त क्या कहना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब की कॉम्बिनेशन में इंटेलेक्चुअल असेसमेंट होती है। और किसी भी फुल पोटेंशियल पे पहुंचने के लिए इस गिफ्टेड चिल्ड्रन को हमें जरूरत से ज्यादा चीजें देनी पड़ती है, से ज्यादा स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम की जरूरत है, क्योंकि ये नॉर्मल से ज्यादा है, ये अबव एवरेज मतलब गिफ्टेड है, नॉर्मल से नॉर्मल रेंज के नहीं है, तो इनको नॉर्मल टीचर्स नहीं लगेंगे, इनको अलग टीचर्स लगेंगे, इनको अलग प्रोग्राम लगेगा, इनको अलग अटेंशन। तो ये सब इनको नॉर्मल क्लासरूम में नहीं। इन लोग के लिए एनरिचमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, इन लोग की हर चीज स्किल बिल्डिंग पे तो मतलब ये लोग, मैंने क्या बोला, गिफ्टेड है। गिफ्टेड के लिए गिफ्टेड जैसा माहौल होना भी जरूरी होता है। ठीक है जी। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें ये टेस्ट आज करवा दूं, या तुम चाहते हो तो अगली, जब इतना मैंने तुम्हें पढ़ाया तो इतने, अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें टेस्ट वाला क्लास क्लास में एक काम करते हैं। अपन लोग ने आज इतना डिस्कस किया, एक बार क्विक रिकैप करते हैं, फिर इस क्लास की एंड करते हैं, टेस्ट हम नेक्स्ट क्लास। ठीक है। बात हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस से की, यहाँ पे हमने इंटेलिजेंस एज द इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर पढ़ा था कि नेचर और नर्चर में क्या है। तो हमने पहले इसमें हेरिडिटी देखा, हेरिडिटी हमने दो एस्पेक्ट देखे, एक है ट्विन और एक है एडॉप्टेड। अगर हम ट्विन में देखेंगे, ट्विन में दो केसेस थे, एक है आइडेंटिकल ट्विन और एक है फ्रेटर्नल। आइडेंटिकल ट्विन को अगर हम देखेंगे, अगर वो साथ में उनकी परवरिश होती है तो उनका इंटेलिजेंस 0.90 होता है, लेकिन अगर उनको पैदा होते ही अलग अलग कर दिया जाता है तो उनका इंटेलिजेंस 0.72 होता है। वही अगर हम मैं फ्रेटर्नल ट्विन्स की बात करूं, जिनका डीएनए मेकअप 50% होता है, वो अगर साथ में उनकी परवरिश होती है तो 0.60 होता है, लेकिन अगर उनको अलग अलग कर दे तो उनका 0.50 होता है ना। लेकिन अब अगर मैं सिबलिंग्स की बात करूं, नॉर्मल सिबलिंग्स की बात करूं, तो अगर वो साथ में उनकी परवरिश हो रही तो वो 0.25, नहीं सॉरी, फ्रेटर्नल ट्विन्स अगर साथ में उनकी परवरिश हो रही है तो उनका कोरिलेशन 0.60 होगा, लेकिन अगर अलग अलग हो रही तो 0.35 या 36। फ्रेटर्नल ट्विन जो नॉर्मल सिबलिंग्स होते हैं, अगर उनकी साथ में परवरिश, उनका इंटेलिजेंस 0.50 होगा, लेकिन अलग अलग अगर परवरिश हो रही है तो उनका इंटेलिजेंस बहुत कम हो जाएगा, मतलब उनकी इंटेलिजेंस कोरिलेशन बहुत कम हो जाएगी, 0.25 हो जाएगा। एडॉप्टिव पेरेंट, अगर हम एडॉप्शन स्टडी, अगर हम हेरिडिटी के पर्सपेक्टिव, तो जो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका इंटेलिजेंस और उसके बायोलॉजिकल पेरेंट का इंटेलिजेंस सेम होता है। उस बच्चे का इंटेलिजेंस उसके बायोलॉजिकल पेरेंट के इंटेलिजेंस के जितना ही होगा। लेकिन अगर अब हम मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ, एनवायरनमेंट में जब बच्चा अपने अडॉप्टिव पेरेंट के साथ जाता है तो उसका रहन सहन के वजह से उसका इंटेलिजेंस उसके अडॉप्टिव पेरेंट जैसा होता है। और एनवायरनमेंट में अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छी स्कूलिंग, अच्छी हर चीज अच्छा होना जरूरी है, अगर वो सब नहीं मिलेगा तो इंटेलिजेंस कम होता है। लास्ट में साइकोलॉजिस्ट एक कंसेंसस पे आए कि इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटरी को नेचर बोलते हैं, एनवायरनमेंट को नर्चर। ठीक है जी। अब हम लोग असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पे आए, जहाँ पे 1905 में हमने ये पढ़ा कि साइमन अंकल और विनय अंकल ने एक टेस्ट दिया, पहला इंटेलिजेंस दिया। बाद में जाके 1908 में उन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट मतलब क्या, कि एक बच्चे का की एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हम देखते हैं। अगर एक बच्चा 5 साल का है और बाकी बच्चे भी 5 साल के, तो क्या बाकी बच्चों के 5 साल के जितना ही इस बच्चे का भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है या नहीं। और मेंटली क्रोनोलॉजिकल एज जो नॉर्मल बायोलॉजिकल एज हमारा होता है जब से हम पैदा हो, तो अगर मेंटल एज किसी बच्चे का मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है तो उसका आईक्यू ज्यादा होगा।
मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा है, आईक्यू ज़्यादा होगा। मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज कम है, आईक्यू कम होगी। अगर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सेम है तो आईक्यू भी होगा। एवरेज आईक्यू पॉपुलेशन की कितनी है? 100। तो 90 टू 110 के बीच में किसी भी इंसान की आईक्यू आती है तो वो एवरेज है या नॉर्मल आईक्यू है। अगर 70 से कम है, 70 से बिल्कुल कम है तो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, और अगर 130 से ज़्यादा है तो आईक्यू के स्कोर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक कर्व है जिसको हम कर्व बोलते हैं, जो ये ऐसा बेल शेप जैसा दिखता है, ठीक है। और जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है और इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है, इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 2%, ये बहुत रेयर है। अगर मैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड की बात करूं तो इनके अंदर 3 कंपोनेंट होना चाहिए। इनके अंदर 3 कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू whom? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के हिसाब से कोई भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है उनकी डेफिनेशन है, और उस डेफिनेशन में 3 कंपोनेंट की बात करिए। सबसे पहला सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, मतलब आईक्यू 70 से कम होगा। दूसरा अडेप्टिव बिहेवियर में डेफिसिट, मतलब उनसे कोई भी काम वो इंडिपेंडेंटली अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और तीसरा ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, मतलब ये सारी चीजें 0 टू 18 ईयर्स के बीच में आइडेंटिफाई और ऑब्जर्व जानी चाहिए। इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी जो है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 4 लेवल्स में, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। अगर मैं माइल्ड की बात करूं तो ये 55 टू 70 की है। मॉडरेट अगर मैं बोलूँ तो 35 टू 40 से 50 टू 70 की होता है। सीवियर 20 टू 25 टू 35 टू 40 होता है, और प्रोफाउंड 20 टू 25 से नीचे होता है। तो तुम्हें ये वैल्यू याद करने हैं, याद करने हैं। एग्जाम में अगर तुम्हें माइल्ड वाले जो होते हैं उनको ज्यादा तकलीफ, मतलब वो अपने दोस्त से थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन वो लोग अपने बाकी चीजें इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मॉडरेट की, तो उनके में कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह पे थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से उन लोगों को उसमें स्किल लगता है, सेल्फ केयर ट्रेनिंग और सेल्फ केयर स्किल और ये कम्युनिकेशन। लेकिन जो और उनको मॉडरेट सुपरविजन कि वो सही से कोई अपना काम कर रहे हैं। सीवियर और प्रोफाउंड वालों को कांस्टेंट है। इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड की अगर मैं बात करूं तो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड 1912 में लुइस टर्मन ने करी थी। 1500 बच्चे जिनका आईक्यू 130 से ज्यादा था, ये जानने की कि ज्यादा इंटेलिजेंस क्या में सक्सेस और लाइफ एडजस्टमेंट से रिलेटेड है या नहीं। फिर हमने ब्रीफली गिफ्टेड और टैलेंटेड के बीच में देखा था। गिफ्टेड मतलब जो हर एरिया में गिफ्ट अच्छे हैं, जब जैसे डेकी सु, और टैलेंट मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में ही उनका अच्छे हैं, जिनको हम प्रोडिजी। टीचर के हिसाब से जो भी बच्चे गिफ्टेड हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, एबिलिटी ज्यादा होती है, और कमिटमेंट भी ज्यादा होता है, ठीक है। गिफ्टेड चिल्ड्रन जब बच्चे बचपन में इन्फेंट या बचपन में जब ये लोग होते हैं, तो अगर हमें आइडेंटिफाई करने की वो बच्चे गिफ्टेड हैं या नहीं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उनका अटेंशन स्पैन ज्यादा होता है, उनका रिकॉग्निशन मेमोरी ज्यादा होता है, उन वो कोई भी नई चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो अपने अगर उनके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है तो उसके लिए काफी सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और उनमें लैंग्वेज स्किल्स ज्यादा जल्दी दिखती। उसके अलावा इन लोग के अंदर लॉजिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये ज्यादा होती है। इन लोग इंफॉर्मेशन को हाई स्पीड पे प्रोसेस कर कंप्यूटर की तरह। इनके अंदर जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन पीरियड होती है। इनके अंदर एडवांस लेवल ऑफ ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग होती है, हाई लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, एंड ये लोग कोई भी काम अकेले करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर मुझे गिफ्टेड इंडिविजुअल को, गिफ्टेड स्टूडेंट को अगर मुझे टेस्ट करना है, अगर इंटेलिजेंस टेस्ट करना है, सिर्फ इंटेलिजेंस टेस्ट देके मैं अपना काम नहीं कर सकती, मुझे और भी चीजों से इनका असेसमेंट करना पड़ेगा। जैसे उन्हें बात करनी एकेडमिक से, इनके पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, इनसे, खुद से, मतलब हर चीज से मतलब बात करके ही मैं इनका असेसमेंट बना पाऊँ। और क्योंकि ये लोग इतने गिफ्टेड हैं और स्कूल वाले इनकी इतनी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाएंगे, इस वजह से इनको अलग एजुकेटर लगता है, इनको स्किल्स लगती हैं,
एंड जिससे कि ये लोग अपने जीवन में अच्छा कर पाए। अब क्या कर सकते हैं, आईक्यू ही इतना ज़्यादा है तो ये लोग नॉर्मल में नहीं कर रह सकते, नॉर्मल स्कूल में ये लोग नहीं एडजस्ट कर पाते हैं, बिकॉज नॉर्मल वाले नॉर्मल से हम की बात करें तो वहाँ पे नॉर्मल चिल्ड्रन जो नॉर्मल एवरेज चिल्ड्रन है उनको डील किया जाता है। बट ये लोग इतने एक्सेप्शनली ब्राइट हैं, ये लोग इतने ज़्यादा गिफ्टेड हैं कि वो कि नॉर्मल वाले में एडजस्ट ही नहीं, इनको हर चीज़ अलग चाहिए, अलग एजुकेटर, अलग अटेंशन, अलग स्किल, अलग प्रोग्राम है जी। तो इतना अपन लोगों ने आज पढ़ा। अब इन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारी तीसरा लेक्चर भी हमने सक्सेसफुली समाप्त कर दिया। तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर ज़्यादा देर का नहीं था, एवरेज टाइम, ठीक है। तो हमारा एवरेज टाइम क्लास का कितना है, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट, ये हमारा एवरेज है। मैथ्स अगर तुम्हारी कभी भी मैथ्स क्लास जाएगी तो 1.5 घंटे की होगी, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं, ठीक है। या तो उसे जल्दी जल्दी पहले ही खत्म, उससे ज़्यादा कभी नहीं, ठीक है। इस क्लास बाद आई होप इतना तुम्हें समझ में आया होगा। अभी तक मैंने 3 लेक्चर्स में जितना पढ़ाया है रिवाइज कर, अगर रिवाइज कर लोगे तो तुम्हें बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हारा इसके साथ शुरू करूंगी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के साथ, और बाकी एक बार क्विक रिकैप तो अपन लोग करते ही ना, ये हमारी परंपरा है क्लास की, तो हम एक बार क्विक रिकैप भी करेंगे, लेकिन फिर हम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस का शुरू करेंगे, ठीक है। मे बी इसके ऊपर मुझे 2 या 3 लेक्चर और लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 पर जाएंगे, ठीक है। तो टिल देन जितना मैंने पढ़ाया है उतना एक बार रिवाइज कर लेना, और फिर हम लोग मिल क्लास में, चौथी क्लास इस चैप्टर दैट इज लॉजिकल एट्रीब्यूट की, वो होगी कल, हम लोग मिलेंगे कल। एंड सी यू, टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखो, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे हैप्पी वाइब्स। एंड लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स हैं, मतलब मैंने तुम्हें सारी लिंक्स दे रखी है, मेरी भी इंस्टाग्राम की आईडी है, और इस मतलब हमारे माइंड शास्त्र की है। में अगर कोई भी तकलीफ है, या मेरा मेल आईडी भी है और माइंड शास्त्र का भी मेल आईडी दिया हुआ है, सब कुछ दिया, ठीक है। और तुम लोग को मैंने बुक के बारे में बताया, तो तुम्हारी आईडी भी मैंने, ठीक है। अगर पसंद आए तो मंगवा के पढ़ सकते हो, कोई कंपल्शन पढ़ोगे तो मुझे, और मुझे फीडबैक रिव्यू वगैरह दे देना बाद में कभी। हाँ, अगर मैंने मेल देकर अपनी अपनी मेल आईडी दी है, माइंड शास्त्र की मेल आईडी दी है, अपनी इंस्टा आईडी दी है, और माइंड शास्त्र की भी मेल आईडी दी है, इंस्टा आईडी दी है, सब कुछ। अगर तुम्हें पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई के अलावा किस कोई भी तकलीफ हो, तुम मुझे सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू रीच आउट टू यू एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। मैं तुम्हें बिल्कुल डिले नहीं पाऊंगी, बिकॉज आई एम क्वाइट एक्टिव ऑन मेल वगैरह पे, मैं देखते रहती हूँ चीज़। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, तुम डाउट कर सकते, है, तुम चाहोगे वी कैन हैव अ वन ऑन वन सेशन, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एंड यस, अगर तुम्हारे दिमाग में कहीं भी होगा दीदी चार्ज करेगी या कुछ होगा, इट्स ऑफ कोर्स, ओके, इट इज ऑफ कोर्स, तुम्हें कुछ भी तकलीफ हो तुम डाउट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखो और अपने आप को अकेला मत समझो, आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज, फॉरएवर एंड एवर एंड एवर। ऐसा भी नहीं है कि 12th क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद तुम उसे पीछा छुड़ा लो, नहीं, तुम्हें उसके बाद भी कुछ डाउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपन लोग की तीसरी क्लास समाप्त, और हम अब मिलेंगे अपनी चौथी क्लास में। तो अब अलविदा, मैं लेती, एंड सी यू, बाय बाय, टेक केयर।